नाज़रीन आदाब, खबर दोपहर के साथ मैं हूं हिना जुबैर। नाजरीन, आज खबर दोपहर में हम कुछ आज के अहम मुद्दों का अहाता करेंगे और अपने नाजरीन तक आज अभी की जो सूरत हाल है वो पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले मेरठ से। मेरठ की चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर ने यूनिवर्सिटी से मुंसलिक तमाम कॉलेजों और इदारों के तमाम तलबा और तालिबात के लिए अयोध्या पर मबनी एक किताब को खरीदना लाजमी करार दे दिया है। वाइस चांसलर संगीता शुक्ला ने इस जिम्न में एक सर्कुलर जारी कर दिया। किताब का नाम है अयोध्या परंपरा संस्कृति विरासत है। वाइस चांसलर के इस सर्कुलर की समाजवादी पार्टी की तलबा तंजीम और NSUI ने सख्ती से मुखालिफत की है और इस सर्कुलर को फौरी तौर पर वापस लेने का मुतालबा किया। स्टूडेंट्स यूनियन के मुताबिक वाइस चांसलर एक आईनी ओहदे पर फायज होते हुए एक मजहबी किताब की तशहीर कर रही हैं, जो कि गलत है। नाज़रीन, आपको बताएं कि मेरठ की चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी की VC ने यूनिवर्सिटी से मुंसलिक तमाम कॉलेजों और इदारों के जो तलबा हैं उनके लिए अयोध्या पर मबनी एक किताब को खरीदना लाजमी करार दे दिया और न सिर्फ लाजमी करार दिया बल्कि संगीता शुक्ला जो कि वाइस चांसलर हैं उन्होंने एक सर्कुलर भी जिम्मे बाकायदा जारी कर दिया। किताब का नाम अयोध्या परंपरा संस्कृति विरासत है। वाइस चांसलर के इस सर्कुलर की समाजवादी पार्टी की तलबा तंजीम और NSUI ने सख्ती से मुखालफत की है और इनका कहना यही है कि सर्कुलर को फौरी तौर पर वापस लिया जाए। तलबा तंजीमों के मुताबिक वाइस चांसलर एक आईनी ओहदे पर फायज होते हुए एक मजहबी किताब की तशहीर कर रही हैं, जो कि गलत है। तो आज वहां पर क्या कुछ सूरत हाल है, किस तरह से और रद्द-ए-अमल रिएक्शन सामने आए हैं, उसके बारे में हम बात करने की कोशिश करेंगे अपने नुमाइंदे से और ये भी जानना चाहेंगे कि क्या कुछ इंतजामिया की तरफ से इस मामले पर कहा गया है, वाइस चांसलर की तरफ से इस मामले पर क्या कुछ कहा जा रहा है। तो फिलहाल अहम खबर यही है चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ से, जहां की वाइस चांसलर संगीता शुक्ला ने तमाम स्टूडेंट्स के लिए अयोध्या पर मबनी एक किताब को खरीदना लाजमी करार दिया है। आपको बताएं कि इस किताब का नाम अयोध्या परंपरा संस्कृति विरासत है और वाइस चांसलर के सर्कुलर की समाजवादी पार्टी की तंजीम और NSUI ने मुखालफत की है। सर्कुलर को फौरी वापस लेने का मुतालबा किया। इनके मुताबिक जो स्टूडेंट्स यूनियन है उनके मुताबिक वाइस चांसलर एक आईनी ओहदे पर फायज होते हुए एक मजहबी किताब की तशहीर कर रही हैं, जो कि गलत है। तो नाज़रीन, मेरठ की चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर ने ये जो एक सर्कुलर जारी किया है उस जिम्मे रद्द-ए-अमल भी सामने आ रहे हैं। चलिए हम रुख करना चाहेंगे मेरठ के हमारे नुमाइंदे तंजीर अंसार का। तंजीर, आपसे जानना चाहेंगे इस सर्कुलर के ताल्लुक से क्या कुछ अभी वहाँ पर रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है और कब जारी किया गया ये सर्कुलर वाइस चांसलर संगीता शुक्ला के जरिए? जी देखिए, ये 19 तारीख को सर्कुलर जारी किया गया था और इसमें जो किताब है वो अयोध्या पे बेस्ड है। एक हिस्टोरिकल बुक है जिसमें ये कहा जा रहा है कि वहाँ की जानकारी के अलावा तस्वीर जो हैं वो भी उसमें मौजूद हैं और ये जो तालीम के लिहाज से यहाँ पे जो बुक शेल्फ है लाइब्रेरी की, उसके लिए इसको मंगवाने के लिए एक सर्कुलर जारी किया गया था और दूसरे कॉलेजेस के लिए भी। लेकिन रजिस्ट्रार साहब से जो हमारी बात हुई उन्होंने कहा कि ये सिर्फ अभी सर्कुलर इस तरह का जारी किया गया है कि इस किताब को लिया जा सकता है अध्ययन के लिए, लेकिन किसी पे कोई बाउंडेशन नहीं है। इस तरह का कोई भी उसमें जिक्र नहीं है सर्कुलर में कि जबरदस्ती किसी को खरीदना ही है। जो भी कॉलेज इनसे मुंसलिक है यूनिवर्सिटी से या फिर यूनिवर्सिटी में ही, तो अभी तक इसके लिए कोई टेंडर भी नहीं जारी किया गया या फिर किताब को खरीदने के लिए कोई प्रोसेस आगे नहीं बढ़ा है।
जहां तक कंट्रोवर्सी की बात है तो कुछ पॉलिटिकल जो यहाँ पे विंग्स हैं उन्होंने इस पे एतराज जताया था कि एक संस्था होती है, इंस्टीट्यूशन होता है, तालीमगाह होती है, वहां पे किसी तरह की धार्मिक बुक जो है, मजहबी किताब, उसको नहीं होना चाहिए। वो अयोध्या के ताल्लुक से कोई कंट्रोवर्सी नहीं थी, लेकिन हाँ अगर कोई किताब इस तरह की किसी इदारे में आती है और उसके लिए सर्कुलर जारी किया जाता है तो उस पर सवाल उठना लाजमी है। लेकिन जिस तरह से रजिस्ट्रार से हमारी बात हुई, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि ये किसी के लिए फाउंडेशन नहीं है, सिर्फ अध्ययन के लिए उसकी जरूरत के तहत इस तरह का सर्कुलर जारी किया गया। क्योंकि जब सीएम यहाँ पर आए थे, किताब का इजरा भी हो चुका है, उसके उस ताल्लुक से बात भी हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं ये जो पूरा वाकया है उस विजिट से भी जुड़ता है कि जब सीएम यहाँ पर आए और उन्होंने किताब के हवाले से यहाँ के यूनिवर्सिटी के जो जिम्मेदारान हैं उनसे जिस तरह से बातचीत हुई होगी, जैसा कि रजिस्ट्रार ने बताया, तो उसके बाद का ये डेवलपमेंट है। तो यूनिवर्सिटी का यही कहना है कि इसमें किसी तरह की भी कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, ना ही उनके सामने किसी ने आके कोई एतराज जताया है, ना किसी तरह का विरोध प्रदर्शन हुआ है। उनका कहना है कि सिर्फ मीडिया के जरिए हमें भी ये बात पता चली है कि इस तरह की किताब को लेके जो है वो एक इशू बनाया जा रहा है, लेकिन जिस तरह से सर्कुलर जारी हुआ है उसमें किसी तरह की कोई बाउंडेशन, किसी तरह की जिक्र इस तरह का नहीं किया गया है कि इसको कॉलेजेस जो मुंसलिक हैं यूनिवर्सिटी से या फिर यूनिवर्सिटी खुद उसको खरीदना है। अभी तक इसके बारे में जो जानकारी यूनिवर्सिटी ने मुहैया कराई है वो यही है। ना तंजीर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे जो स्टूडेंट्स यूनियन जो इसकी मुखालिफत कर रही हैं उनका क्या कुछ कहना है, क्या उनकी तरफ से बयान सामने आया है? क्योंकि जब वो इसकी मुखालिफत कर रही हैं तो क्या उन्होंने इसकी वजह बताई? जी बिल्कुल, जैसा कि मैंने कहा कि जो पॉलिटिकल कुछ जो है विंग्स हैं उन्होंने इस बात पे एतराज जताया था कि किसी भी इंस्टीट्यूशन में जो धार्मिक बुकें हैं वो किताबें उस तरह की, और उसके लिए कोई इंस्टीट्यूशन इस तरह से सर्कुलर नहीं जारी कर सकता कि उसको खरीदना ही है। इस बात को लेकर जो है वो कंट्रोवर्सी हुई थी, क्योंकि अयोध्या एक मुद्दा है, वो धार्मिक स्थल है, लेकिन उस पर बहुत सारी किताबें भी हैं। यूनिवर्सिटी का ये अपना रुख है कि किताबें जो हैं वो अध्ययन के लिए होती हैं, तालीम के लिए होती हैं, जानकारी के लिए होती हैं, तो इनको लाइब्रेरी में रखा जा सकता है ताकि जो साहित्य के जो बच्चे हैं, जो तालिबे इल्म हैं या फिर हिस्ट्री के जो तालिबे इल्म हैं उस चीज को पढ़ें, या और भी लोग जो भी यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं अगर वो उससे कुछ जानकारी हासिल करते हैं तो ये अच्छी बात है। लेकिन जो पॉलिटिकल विंग के लोग हैं उनका ये कहना था कि इस तरह की जो मजहबी किताबें हैं वो किसी इंस्टीट्यूशन में खासतौर पर कोई अथॉरिटी जो है, और अगर वीसी उसके बारे में कोई लेटर जारी करता है तो वो मतलब वो जो है वो कदम ठीक नहीं है। अपने तौर पे इस किताब को लिया जा सकता है, अयोध्या पे कोई एतराज नहीं है, लेकिन हाँ किताब को लेके कि एक पर्टिकुलर किताब को लेके जिस तरह से सर्कुलर जारी किया गया उस पे लेके पॉलिटिकल विंग्स के लोगों को एतराज है। जी, तो बहरहाल इस मामले पर अब आगे क्या कुछ और बयानात सामने आते हैं, रद्दअमल सामने आता है, उस पर भी नजर बनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया तंजीर अंसार आपका तमाम तर मालूमात के लिए। और इस वक्त एक अहम खबर आपको उत्तर प्रदेश से दे दें। उत्तर प्रदेश से ये अहम खबर है जहां राज्यसभा की 11 नशिस्तों पर इंतखाबी अमल का आज से आगाज हो गया है। कागजात नामजदगी 31 मई तक जमा किए जा सकते हैं। 10 जून को वोट डाले जाएंगे और नताइज का ऐलान भी उसी दिन हो जाएगा। तो यूपी से ये अहम खबर है जहां राज्यसभा की 11 सीटों पर इंतखाबी अमल का आज से आगाज होगा। कागजात नामजदगी 31 मई तक जमा किए जा सकेंगे। 10 जून को वोट डाले जाएंगे और 10 जून को ही शाम में नताइज का ऐलान कर दिया जाएगा। अहम खबर यूपी से, राज्यसभा की 11 नशिस्तों पर इंतखाबी अमल का आज से आगाज हो गया है। जो कागजात नामजदगी हैं, नॉमिनेशन फॉर्म से वो 31 मई तक जमा किए जा सकते हैं। 10 जून को वोट डाले जाएंगे और उसी दिन शाम को नताइज का ऐलान कर दिया जाएगा। तो काफी अहम माना जा रहा है। और राज्यसभा की जो 11 नशिस्तें हैं उनके लिए किन किन नामों का ऐलान किया गया है उसके ताल्लुक से भी हम आपको जानकारी देंगे। मुख्तलिफ जो सियासी पार्टियां हैं उनकी तरफ से अहम नामों का ऐलान किया गया है। चलिए सीधे रुख करेंगे लखनऊ का। हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे तारिक कमर। तारिक, आपसे जानना चाहेंगे, राज्यसभा की 11 नशिस्तों के लिए इंतखाबी अमल का आज से आगाज हो गया है। तमाम ही जो सियासी पार्टियां हैं उनकी तरफ से जानना चाहेंगे अहम नाम। देखिए, ये सिर्फ समाजवादी पार्टी और
बीजेपी का मामला है और जाहिर है कि 3 सीटें उम्मीद है कि समाजवादी पार्टी के हक में रहेंगी। 8 सीटों पर बीजेपी अपने पुराने चेहरों को दोहरा सकती है। समाजवादी पार्टी की जानिब से 3 अहम नाम चल रहे हैं, हालांकि कोई हंगामी फैसला उसमें नहीं हुआ है। तो उसमें एक नाम कपिल सिब्बल का है, सलीम शेरवानी का और आलोक रंजन का। जाहिर है कि जो आजम खान की जमानत का मामला रहा है, बड़ा अहम किरदार अदा किया है कपिल सिब्बल ने, तो उसके पेश नजर भी इस अहम नाम पर बहुत संजीदगी से गौर व किया जा रहा है और शायद उम्मीद की जा रही है कि ये फाइनल हो जाए। सलीम शेरवानी भी जाहिर है बड़े मोतबर नुमाइंदगी करते रहे हैं उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी की बदायूं के इलाके से। और फिर आलोक रंजन के बारे में भी सभी को पता है कि समाजवादी पार्टी से उनके कैसे रवाबित रहे हैं, किस अंदाज से पार्टी को उन्होंने आगे बढ़ाने में कारगर नुमाया अंजाम दिए हैं। बीजेपी अपने पुराने चेहरों को दोहराने पर जाहिर है गौर वोट करेगी। तो ये 11 सीटों का मामला है जिसमें उम्मीद ये की जा रही है कि 3 सीट समाजवादी के हक में और 8 सीटें बीजेपी उसमें चली जाएंगी। जी तारिक, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। तो नाज़रीन, आपको बता दें यूपी से अहम खबर, राज्यसभा की 11 नशिस्तों पर इंतखाबी अमल का आज से आगाज़ और कागजात नामजदगी 31 मई तक जमा किए जा सकेंगे। 10 जून को वोट डाले जाएंगे। 10 जून को ही शाम में नताइज का ऐलान कर दिया जाएगा। जिस तरह से हमारे साथ तारिक कमर बता रहे थे कि समाजवादी पार्टी की तरफ से कई अहम नाम हैं और 3 अहम नामों का उन्होंने यहाँ पर जिक्र किया है। साथ ही साथ बीजेपी की तरफ से भी कई अहम नाम यहाँ पर सामने आ रहे हैं। अब इंतज़ार है 10 जून का, जब शाम को नताइज का ऐलान किया जाएगा। और आज की बेहद अहम खबर आपको दे दें, कुतुब मीनार अहाते में पूजा के हक के मामले के ताल्लुक से ये अहम खबर। एएसआई ने कुतुब मीनार के अहाते में पूजा अर्चना के हक की मुखालिफत की है। आपको बताएं कि कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में पूजा के हक के मामले से जुड़ी ये बेहद अहम खबर। एएसआई ने कुतुब मीनार के अहाते में पूजा अर्चना के हक की मुखालिफत की है। कुतुब मीनार के अहाते में हिंदू देवताओं को दोबारा नस्ब करने की भी मुखालिफत की है। कुतुब मीनार नेशनल मॉन्यूमेंट एक्ट के तहत एक महफूज यादगार है। 1914 में कुतुब मीनार हासिल किया गया, जब यहाँ पूजा नहीं होती थी, ये कहना है एएसआई का। और एएसआई ने वाज़े तौर पर यह कहा है कि कवायद के मुताबिक इस सूरत हाल को अब तब्दील नहीं किया जा सकता है। तो बेहद अहम खबर। सीधे रुख करेंगे हमारे साथी सुशील पांडे का। सुशील, आपसे जानना चाहेंगे, बेहद अहम ये खबर है, क्या कुछ इस खबर से मुताल्लिक तफसीलात, क्या कुछ कहा गया एएसआई की तरफ से? कुतुब मीनार परिसर में फिलहाल जो पूजा के अधिकार और देवी देवताओं के पुनर्स्थापना की जो मांग की गई थी, उस मांग का फिलहाल एएसआई ने विरोध किया है। एएसआई ने अपनी याचिका में साफ तौर से ये कहा है कि ये नेशनल मॉन्यूमेंट एक्ट के तहत संरक्षित स्मारक है। 1914 में जब कुतुब मीनार का अधिग्रहण किया गया, तब यहाँ पर किसी तरह से कोई भी पूजा अर्चना नहीं हो रही थी। वही नियमों के मुताबिक अब इस स्थिति को नहीं बदला जा सकता है और यहाँ पूजा अर्चना की इजाजत नहीं दी जा सकती है। लिहाजा जो याचिका फिलहाल दाखिल की गई है साकेत कोर्ट में, जिसमें ये मांग की गई है कि पूजा के अधिकार को वहां पर दिया जाना चाहिए, उस याचिका को खारिज किया जाए। बहरहाल इस पूरे मामले में अभी साकेत कोर्ट में सुनवाई नहीं हुई है। इंतजार है कि इस पूरे हलफनामे को साकेत कोर्ट किस तरह कंसीडर करता है। लेकिन फिलहाल एएसआई ने जो याचिका दाखिल की गई थी हिंदू पक्षकारों की तरफ से और ये मांग की गई थी कि पूजा अर्चना की इजाजत दी जाए, उस याचिका को खारिज करने के लिए कहा है अपने हलफनामे में। सुनवाई जब होगी तो ये साफ होगा कि कोर्ट इस हलफनामे को रिकॉर्ड पर किस तरह लेता है और आगे की सुनवाई क्या होती है। जी सुशील, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, ये अर्जी किसने दाखिल की थी, कौन से अहम नाम हैं और क्या कुछ इसमें कहा गया था? जी देखिए, रंजना अग्निहोत्री के द्वारा विष्णु शंकर जैन और कुछ लोगों के द्वारा ये याचिका साकेत कोर्ट में दाखिल की गई थी, जिसमें ये मांग की गई थी कि कुतुब मीनार परिसर में कुछ ऐसी मूर्तियां हैं जिनकी पुनर्स्थापना वो चाहते हैं और कुतुब मीनार में चूंकि देवी देवता हैं उनकी पूजा की भी मांग की गई थी। विष्णु शंकर जैन के जो पिता है हरिशंकर जैन, वो फिलहाल तमाम महिलाओं की तरफ से उनका पक्ष कोर्ट में रख रहे हैं, लेकिन कोर्ट ने फिलहाल मेंटेनेबिलिटी को लेकर सुनवाई करनी थी। हालांकि कोर्ट ने ये कंसीडर किया था कि इस पूरे
मामले को सुना जाए। लेकिन अब एएसआई के द्वारा जो फिलहाल रिपोर्ट दाखिल की गई है और जो हलफनामा दाखिल किया गया है, उस हलफनामे को देखने के बाद हिना ये देखना बेहद अहम होगा कि कोर्ट में हिंदू पक्षकारों की दलीलें क्या होंगी, क्योंकि एएसआई ने साफ तौर से इस चीज का विरोध किया है। तो क्या आने वाले समय में कोर्ट फिलहाल पूजा के अधिकार की इजाजत देता है परिसर में या फिर नहीं? जी सुशील, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बेहद अहम जानकारी के लिए। लगातार अहम खबर पर नजर बनी हुई है। तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथी सुशील पांडे, जो कि लगातार इस अहम मामले से मुताल्लिक तमाम तर अपडेट सुबह से दे रहे हैं। और उनका साफ तौर पर कहना था कि एएसआई ने कहा है कि कुतुब मीनार नेशनल मॉन्यूमेंट एक्ट के तहत एक महफूज यादगार है। 1914 में कुतुब मीनार हासिल किया गया, जब यहाँ पूजा नहीं होती थी। कवायद के मुताबिक इस सूरत हाल को अब तब्दील नहीं किया जा सकता। तो कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में पूजा के हक के मामले से जुड़ी ये अहम खबर है। एएसआई ने कुतुब मीनार के अहाते में कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में पूजा अर्चना के हक की मुखालिफत की है। साथ ही साथ कुतुब मीनार के अहाते में हिंदू देवताओं की मूर्तियों को दोबारा नस्ब करने की भी मुखालिफत की है। एएसआई ने साफ तौर पर कहा है कि कुतुब मीनार नेशनल मॉन्यूमेंट एक्ट के तहत एक महफूज यादगार है। 1914 में जब कुतुब मीनार को हासिल किया गया, तब यहाँ पूजा नहीं होती थी। कवायद के मुताबिक इस सूरत हाल को अब तब्दील नहीं किया जा सकता है। क्या कुछ अब साकित कोर्ट में कार्रवाई रहती है, क्या कुछ निकल कर सामने आता है, कोर्ट क्या कहती है, इस पर लगातार नजर बनी हुई है। और फिलहाल ये अहम खबर कि एएसआई ने कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में पूजा अर्चना के हक की मुखालिफत की है। अहम खबर झारखंड से दे दें। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। तो अहम खबर झारखंड से, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। हाई कोर्ट को सोरेन के खिलाफ दायर पीआईएल की साख्त की जांच करने का हुक्म दिया गया है। आपको बताएं कि झारखंड हाई कोर्ट में हेमंत सोरेन के खिलाफ पीआईएल दायर की गई है। सोरेन और उनके खानदान के खिलाफ बदनवाली यानी करप्शन के इल्जाम लगाए गए हैं। ये इल्जामात मनरेगा फंड्स और कानकनी के मुख्तस करने से मुताल्लिक है। ईडी ने, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने इन मामलों की तहकीकाती रिपोर्ट हाई कोर्ट में जमा कर दी है। झारखंड हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट की तवज्जो 3 मसाइल की जानिब मबजूल कराई है। तो झारखंड के सीएम, झारखंड के वज़ीर आला हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल राहत मिल गई है। हाई कोर्ट को सोरेन के खिलाफ दायर पीआईएल की साख्त की जांच करने का हुक्म दिया गया है। एक बार फिर से रुख करना चाहेंगे हमारे साथी सुशील पांडे का। सुशील, आपसे जानना चाहेंगे, हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है, क्या कुछ कहा गया है? जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल हेमंत सोरेन को एक बड़ा राहत मिला है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने तमाम जो हेमंत सोरेन को लेकर याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी, उन तमाम याचिकाओं को हाई कोर्ट ट्रांसफर करने के लिए कहा है। कोर्ट ने फिलहाल इस पूरे मामले में ये कहा है कि जो हेमंत सोरेन को लेकर फिलहाल आरोप लगाते हुए हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है, उसकी मेंटेनेबिलिटी को पहले हाई कोर्ट डिसाइड करेगा। उसके बाद तमाम जो जांच ईडी जिस मामले में जांच कर रही है, उस पहलू पर विचार किया जाएगा। हालांकि ईडी की तरफ से हिना कई फिलहाल गंभीर आरोप लगाए गए। पूजा सिंघल नाम की एक फिलहाल आईएएस पर अभी हाल ही में ईडी के द्वारा रेड किया गया, जिसमें कई अहम दस्तावेज मिलने का दावा फिलहाल ईडी के द्वारा कोर्ट में किया गया। और ये कहा गया कि जो फिलहाल ईडी के द्वारा दस्तावेज मिले हैं ईडी को रेड में, उनमें 28 सेल कंपनियों की बात कही जा रही है। और उस 28 सेल कंपनियों के द्वारा कुछ पैसों को इधर से उधर भी किया गया है, यानी कि एक मनी ट्रेल की भी बात की गई है, जिसमें बहुत बड़े लेवल पर राजनीतिक लोगों को फायदा पहुंचाया गया है। लेकिन कोर्ट ने कहा है कि इन तमाम पहलुओं पर विचार तभी होगा जब हाईकोर्ट इस मामले को कंसिडर करेगा। अब फिलहाल हाईकोर्ट हिना हेमंत सोरेन को लेकर जो याचिका हाईकोर्ट में दाखिल की गई है, जिसमें ये आरोप लगाया गया है कि हेमंत सोरेन ने तथाकथित रूप से सरकारी पद का दुरुपयोग करते हुए सेल कंपनियों को फायदा पहुंचाया है। उस याचिका को सुना जाए या ना सुना जाए, ये पहले हाईकोर्ट तय करेगा। उसके बाद इस पूरे मामले पर आगे की सुनवाई की जाएगी। और अगर इस पूरे मामले को सर्वेसर्वा देखा जाए तो फिलहाल एक बड़ी राहत हेमंत सोरेन को जरूर सुप्रीम कोर्ट से है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर कोई भी आदेश जारी नहीं किया है। जी सुशील, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बेहद अहम जानकारी के लिए। तो झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई। जिस तरह से हमारे साथी सुशील हमें बता रहे थे कि हाईकोर्ट को सोरेन के खिलाफ दायर पीआईएल की साख्त की जांच करने का हुक्म दिया गया है। झारखंड हाईकोर्ट में सोरेन के खिलाफ पीआईएल दायर की गई है और सोरेन और उनके खानदान के खिलाफ जो बदनवानी के इल्जाम लगाए गए हैं, ये इल्जामात मनरेगा फंड्स और कानों के मुख्तस करने से मुताल्लिक हैं।
तो ईडी ने इन मामलात की तहकीकाती रिपोर्ट हाईकोर्ट में जमा कर दी है। झारखंड हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट की तवज्जो 3 मसाइल की जानिब मबजूल कराई है। तो झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत। जिस तरह से हमारे साथी सुशील बता रहे थे कि झारखंड हाईकोर्ट में सोरेन के खिलाफ पीआईएल दायर की गई है और हाईकोर्ट को सोरेन के खिलाफ दायर पीआईएल की साख की जांच करने का हुक्म। सोरेन और उनके खानदान के खिलाफ बदनवानी के जो इल्जामात हैं, मनरेगा फंड्स और कानों की यानी कानकनी के मुख्तस करने से मुतालिक ये इल्जामात हैं बदनवानी के। इसी के ताल्लुक से ये अहम खबर है और ईडी ने इन मामलात की तहकीकाती रिपोर्ट हाईकोर्ट में जमा कर दी। कोर्ट से बड़ी राहत मिली। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में झारखंड के मुख्यमंत्री को लेकर याचिका दाखिल की गई थी। उसमें कहा गया था कि जो फिलहाल मनरेगा और जो लीज माइनिंग को लेकर शिबू सोरेन पर आरोप लगे हैं उसकी सीबीआई जांच की जाए। वहीं झारखंड सरकार सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करके उन्होंने ये मांग की थी कि ईडी ने हाई कोर्ट में जो रिपोर्ट दाखिल की है उस रिपोर्ट की कॉपी दी जाए। बहरहाल इस पूरे मामले पर सुनवाई करते हुए जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि अब इस पूरे मामले की सुनवाई हाई कोर्ट करे, लेकिन हाई कोर्ट को अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो फिलहाल हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है जिसमें यह कहा गया है कि शिबू सोरेन के ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं उसकी जांच सीबीआई करे। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को यह आदेश दिया है कि वो पहले इसकी तकनीकी व्यवस्था को सुनवाई पर लें, यानी कि क्या वो याचिका सुनवाई योग्य है या नहीं। उसके बाद ईडी के द्वारा जो मामला चल रहा है उस मामले पर सुनवाई की जाएगी। यानी कि यह साफ किया जाए कि सुप्रीम कोर्ट से हेमंत सोरेन को लेकर अब जो मामला चल रहा था वो तमाम मामले फिलहाल हाईकोर्ट को ट्रांसफर कर दिए गए हैं। हाईकोर्ट इस पूरे मामले की अब सुनवाई करेगा। बहरहाल शिबू सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी राहत मिली है, वहीं हाईकोर्ट अब इस पूरे मामले की अहम सुनवाई करेगा। देखना बेहद अहम होगा कि जब हाईकोर्ट इस पूरे मामले की सुनवाई करेगा तो हेमंत सोरेन को हाईकोर्ट से राहत मिलती है या फिर नहीं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से हेमंत सोरेन को आज एक बड़ी राहत जरूर मिली है। कैमरामैन फिरोज के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। तो खबर दोपहर में एक और अहम खबर आपको दे दें। महाराष्ट्र एटीएस की बड़ी कार्रवाई। टेरर फंडिंग मामले में एक शख्स को गिरफ्तार किया गया। इस शख्स का नाम जुनेद बताया जा रहा है और इसे थोड़ी ही देर में पुणे की खुसूसी अदालत में पेश किया जाएगा। तो अहम खबर, महाराष्ट्र एटीएस की एक कार्रवाई। टेरर फंडिंग मामले में जुनेद नामी एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। अब से कुछ ही देर में जुनेद को पुणे की खुसूसी अदालत में पेश किया जाएगा। तो महाराष्ट्र एटीएस की ये बड़ी कार्रवाई सामने आई है जिसमें टेरर फंडिंग मामले में जुनेद नामी एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। कहां से ये गिरफ्तारी हुई है और क्या कुछ इसके तार जुड़ते नजर आ रहे हैं, इन तमाम तफसीलात पर हमारी नज़र बनी हुई है। फिलहाल ये अहम खबर, ये पुणे की खुसूसी अदालत में जुनेद को पेश किया जाएगा। सीधे रुख करेंगे मुंबई का। हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी प्रशांत पांडे। प्रशांत, आपसे जानना चाहेंगे, महाराष्ट्र एटीएस की एक बड़ी कार्रवाई हुई है, तफसीलात चाहेंगे और कब तक जुनेद को जो है पुणे की खुसूसी अदालत में पेश किया जाएगा, इसके ताल्लुक से भी तफसीलात बताइए। जी बिल्कुल, देखिए ये बड़ी कार्रवाई जो है महाराष्ट्र एटीएस की तरफ से की गई है। महाराष्ट्र के इलाके में दापोली नामक एक जगह है जहां से इसे गिरफ्तार किया गया है। 28 वर्षीय ये शख्स बताया जा रहा है और महाराष्ट्र के अकोला का रहने वाला है। जानकारी ये भी मिल रही है कि जम्मू कश्मीर में जो आतंकी संगठन थे उनके नेताओं के संपर्क में ये लगातार था और उसे जम्मू कश्मीर से कुछ पैसे भी भेजे गए थे जो इसने रिसीव किया है। ये अभी जानकारी जो है एटीएस की तरफ से मिली है। कुछ समय बाद आज जो इसे पुणे की अदालत में पेश किया जाएगा, उसकी कस्टडी ली जाएगी, आगे की जांच की जाएगी कि आखिर वो दापोली और अकोला में और यहाँ महाराष्ट्र के अलग अलग जगहों में किस इरादे से आया था और कितने पैसे इसे फंडिंग के जरिए मिले हैं और ये पैसे ये किस चीज में इस्तेमाल करने वाला था, क्या इसके पीछे मोटिव था। इन तमाम चीजों की जानकारी जो है
एटीएस जांच इससे कर करके सामने लाएगी। बहरहाल ये जानकारी मिली है कि 28 वर्षीय शख्स है, मोहम्मद जुनैद नाम है, और इसे अगले कुछ समय बाद महाराष्ट्र के पुणे के कोर्ट में पेश किया जाएगा। जी प्रशांत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी के लिए। नाज़रीन, जिस तरह से हमारे साथी प्रशांत पांडे बता रहे थे कि बेहद अहम कामयाबी इसको माना जा रहा है। महाराष्ट्र एटीएस की ये कार्रवाई है जिसमें टेरर फंडिंग मामले में मोहम्मद जुनैद नामी एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। थोड़ी देर में से पुणे की खुसूसी अदालत में भी पेश किया जाएगा। तो खबर दोपहर में आज के लिए फिलहाल इतना ही। आदाब।